तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम लोग मापन का ही अगला पार्ट लेकर आए हैं। आज हम लोग पिछली वीडियो में जिस बात को मैंने छोड़ा था कि हम टेम्परेचर के मात्रक को यानी ताप के मात्रकों को अगली वीडियो में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो उसी का चर्चा हम करेंगे। और मैं एक और आपको बताने वाला हूँ, सेक्साजेसिमल पद्धति, ठीक है ना। तो जो सेक्साजेसिमल जो पद्धति होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये होती क्या है और आप इसमें किस पद्धति को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ और देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखें दोस्तों, क्या होता है कि ताप का जो मात्रक होते हैं उसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। और एक तो पहले का जो सवाल था बहुत ही फेवरेट था, कहता है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है कि वैल्यू किसके समतुल्य होगा, कि वो उसका, या आप कह सकते हो सवाल यूं था कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर के लिए समान होते हैं, दोनों में वैल्यू सेम होती है, तो वो होता है -40 डिग्री। बात समझ में आ गया। -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों मतलब कि सेम होते हैं, एक ही वैल्यू होती है। बात समझ में आ गया। तो ये सवाल यहाँ से उठाकर आपसे पूछा जाता है, तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो ताप में देखो, ताप को या तो आप सेल्सियस में नापते हो, या फिर आप फ़ारेनहाइट में नापते हो, या फिर आप केल्विन में नापते हो, या फिर आप रोमर में नापते हो। तो इन्हीं चार में आप नापते हो, ठीक है ना। तो अब देखिए, सेल्सियस जी ने क्या किया था, ये देखिए, ये वैज्ञानिक लोग थे और अपने ही नाम पे जो भी यूनिट बनाई और नाम रख दिया सेल्सियस। जो थे, अपने जो भी यूनिट बनाया इन्होंने उसी को सेल्सियस पैमाना दिया। और किए क्या थे कि जैसे जल का सबसे क्वथनांक और जो कि हिमांक, 2 पॉइंट को लिया था, मतलब किस किस ताप पे वो जमना स्टार्ट हो जाता है और किस ताप पर वह उबलना स्टार्ट हो जाता है, इन दोनों के बीच को उन्होंने लिया। टेम्परेचर का जो अंतर था उसको 0 से 100 माना या 0 से 180 माना, उसको मान के फिर बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो एक भाग उनका, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, एक रोमर या एक केल्विन कहलाया। बात समझ में आ गया। तो इन्होंने अलग अलग देखे थे, ठीक है ना, अलग अलग देखे थे, इसलिए सबका एक जैसा नहीं आया। फिर भी उनमें एक हमने संबंध स्थापित किया। और वो संबंध स्थापित कैसे हुआ कि इन्होंने जो भी हिमांक और गलनांक का पॉइंट लिया था उसको 100 बराबर भागों में बांटा था, और एक भाग को उन्होंने क्या किया था, एक सेल्सियस नाम दे दिया था। तो सेल्सियस जी ने क्या किया कि उसको 100 बराबर भागों में बांटा। अब फ़ारेनहाइट में क्या हुआ था, ये 32 से शुरू होता था इनका क्वथनांक, मतलब है जो हिमांक था 32 डिग्री से स्टार्ट होता था, इसलिए उन्होंने उसमें से 32 माइनस कर दिया और जो बचा आगे तक गया उसको 180 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वहीं पर अब केल्विन जी ने क्या किया, ये देखिए बराबर बराबर अब जा रहे लोग। केल्विन जी ने वहां पर 273 जो कि डिग्री कम किया और उसको 100 पार्ट में डिवाइड किया। रोमर जो थे उन्होंने केवल इसको 80 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। बात समझ में आ गया। तो अब आपका ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर में ये संबंध आ गया। अब इसी संबंध से सारा हम पैमाना बदल सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी पूछेगा बता सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि देखिए, अगर आपसे कहे कि भाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, तो आप कहोगे भाई डिग्री सेल्सियस बटे क्या होता है 100 बराबर फ़ारेनहाइट -32 बटे होता है 180। तो ये अगर हम काट दे और 2 9 18, 2 5 10, तो ये ऊपर जाए तो आप कह सकते हो डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 फ़ारेनहाइट -32। बात समझ में आ गया। ये रिलेशन बना सकते हो। आपसे कह दिया कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप इसके रिलेशन के लिए क्या कर सकते हो कि डिग्री सेल्सियस में 100 खाने थे, है नहीं,
और केल्विन जो है कि क्या है -273/100 कर दिया, मीन्स अगर काट दिया जाए तो आप कह सकते हो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ये रिलेशन डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में आप बना सकते हो। तो इसी तरह से सबका आप बना सकते हो। बात समझ में आया? हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है, कितना क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? तो चले देख लेते हैं। तो देखें दोस्तों, हम एक सवाल लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि -40 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये आपसे पूछ दिया जाए। तो आप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछा है तो बस आप इन्हीं दो को लेना और किसी को नहीं। तो देखो आप लेना क्या है, डिग्री की जगह -40 रख दो, हमने रख दिया। बाई 100 है, 100 रख दिया। ये कितना है, f-32 कर दिया, 180 रख दिया। बोलो बात समझ में आ गया? जब भाई डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो बस इन्हीं दोनों को पकड़ो, तो यही दोनों हैं, इन्हीं दोनों को रख दो, c की जगह -40 रख दो। बोलो बात समझ में आ गया? अच्छा, जब आ गया तो अब इसे काट के तो छोटा कर सकते हो। ये 2 पंजे, ये 2 9 हो गया, 9 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो, तो ये हो गया 5fg हो गया। अब उसके बाद इसका करो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15 16 यानी 160 हो जाएगा, सॉरी -160 हो गया। और इसका करो 9 चौको 36 -360, ये उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, यानी 5f बराबर कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 0, यानी कि कितना हो गया 20, 200 माइनस में आएगा 200। तो अब f बराबर कितना हो गया, 5 से भाग कर दो, -5 चौको 20। तो आप देख रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 डिग्री आ गई है। तो यही सवाल पूछा जाता है आपसे कि भैया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में किस टेम्परेचर के लिए दोनों की वैल्यूआँ सेम होती हैं, तो वो होता है -40 डिग्री। इसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्लियर हो गई बात? अब हम एक और सवाल ले लेते हैं कोई, जिसे कह दिया कि भाई बताओ 100 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होगा। बात समझ में आ रहा है? कितना केल्विन होगा, तो केल्विन मतलब अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस पकड़ लो। तो देखो ये c की जगह 100 रख देना, बटे में 100 है ही है, केल्विन की जगह K-273 है और बटे में 100 है ही है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई ये वाले को रख दिया सेल्सियस की जगह पे 100 और ये 100 वैसे ही रहा, केल्विन यही से ही उतार लिया, बटे में 100 है, ये 100 से 100 कट गया। बोलो बात समझ में आ गया? अब जब आ गया तो इसको उठा के इधर लाओ, तो K बराबर 100 प्लस 273 मतलब 373 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गया? तो आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री केल्विन होता है। बात क्लियर हो गया होगा? तो इसी तरह से अब कोई भी आपसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछा जाता है तो आप बता दोगे। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अब जो है कि आप वृत्तीय प्रणाली को सीख लीजिए कि वृत्तीय आपकी प्रणाली क्या होती है। तो वृत्तीय प्रणाली में आप देखिए आप क्या पढ़ते हैं, एक तो रेडियन को पढ़ेंगे और एक जो है स्टेरेडियन पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? जो आपकी वृत्तीय प्रणाली का जो मात्रक होते हैं वो आपका रेडियन होता है और स्टेरेडियन होता है। अब इन दोनों को हम कैसे समझते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो बात समझिएगा कि रेडियन कब होगा। मैं 2 कॉलम बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो कोण होता है ना, कोण, ये कोण जो होता है आपका फॉर्मूला बनता है चाप बटे में त्रिज्या। क्या बनता है? चाप बटे में त्रिज्या। अब देखो चाप एक दूरी होती है, मतलब समझ लीजिए कि अगर ये वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक का चाप लेते हो, तो इस चाप से ये बीच में कोई कोण बना, इसी को नापना है। ये त्रिज्या होती है और ये चाप होता है। बात समझ में आया? तो अब इस चाप द्वारा केंद्र पे जो कोण बनता है, ठीक है ना, वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये चाप भी एक दूरी है, तो दूरी को आप मीटर में मापते हो। त्रिज्या ये भी एक दूरी है, तो दूरी को मीटर में मापते हो। अब देखो कट गया,
तो ये मात्रक विहीन हो गया। क्या हो गया? मात्रक विहीन हो गया, यानी कि इसमें कोई भी मात्रक नहीं होता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि कोण का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो कहें भैया जब कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, फिर भाई काम तो हमें लेना ही है, तो करें क्या? तो हमने इसको कहा कि जा बेटा तू भी क्या याद रखेगा, तुझको एक हमने मात्रक दिया, नाम दे दिया रेडियन। बोलो, एलियन नहीं दिया था। कहें कि भाई एलियन तो पहले ही से मौजूद है, तू ले ले रेडियन। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया रेडियन। क्लियर होगी बात? तो अब इसी का एक भाई कौन होता है? वो होता है घन कोण। अब घन कोण क्या होता है? तो देखो बाबू, ये तो वृत्त में था, वृत्त में। वो कहा मैं वृत्त में नहीं रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा भैया? गोला में। कहाँ रहूंगा? गोला में। और गोला समझते हो ना? का बर्फ वाला जो खाते हैं गर्मी में? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। देखो गोला जो फुटबॉल हो गया, जो गेंद हो गई, वो गोला है। बात क्लियर हो रहा है ना? तो गोले का कोई एक भाग ले लो। मान लीजिए गोले का हम ये भाग यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। बात समझे? जैसे अब गोले का एक भाग का मतलब आप देखोगे तो वो भी एक तो एक गोल होगा। आपका चश्मा लगाते हो ना, चश्मे का जो शीशा होता है वो भी तो किसी गोले का एक भाग होगा, तो उसका बस वो भाग ले लिए। तो उस गोले से इसके केंद्र पे जो कोण बनेगा वो होता है घनकोण। बात समझ में आ रही है? जो उस भाई यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा है, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा हो गया, ये चीज होगा। बात समझ में आ समझ में आ रहा है? एक गोल होगा, गोल से उसके हर पार्ट से एक केंद्र बनेगा, यानी एक कुप्पी जैसा बनेगा। कुप्पी मतलब बर्थडे की टोपी, मीन्स आइसक्रीम की जो कुप्पी होती है ना जिसमें आइसक्रीम भरते हो आप, वही। तो उसके जो टॉप नोक पे जो एंगल बनेगा वही घनकोण है। बात समझ में आ गया होगा? तो वो घनकोण बराबर क्या होता है? जैसे यहाँ चाप बटे त्रिज्या होता है, तो यहाँ जो होगा आप कह दोगे कि भाग का, यानी कि वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गया? जो घन कोण होता है वो वृत्तीय भाग, जो ये वृत्तीय भाग है उसका क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या। तो क्षेत्रफल देखो मतलब क्या हो गया भाई? क्षेत्रफल को किस में नापोगे? मीटर स्क्वायर में नापोगे। और त्रिज्या स्क्वायर है तो इसको भी तो मीटर स्क्वायर में नापोगे। ये भी कैंसिल हो गया, इसका भी क्या हो गया? ये भी मात्रक विहीन हो गया। मतलब ये इसका भी वंश खत्म, इसमें भी कोई वंश नहीं बचा अब आगे ले जाने के लिए। तब ये भी गिड़गिड़ाया, तो कहें चल भाई तू इसको दिया रेडियन, तू ले ले स्टेरेडियन। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मात्रक हो गया स्टेरेडियन। तो अब आप समझ गए कि रेडियन और स्टेरेडियन में क्या अंतर होता है। बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसके आगे कि जो रेडियन है आपका ये वाला, और डिग्री जो कोण होता है उसमें क्या संबंध होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, आज ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, आपने बस ये सुना होगा कि भैया 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, यही पढ़ा होगा। लेकिन आपने कभी ढूंढा नहीं होगा ये आया कहाँ से, ठीक है ना? ये आता कहाँ से? तो आज हम आपको समझाने वाले, विधिवत समझिएगा, आपका हमेशा के लिए इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? क्या है देखो, ये आप वृत्त ले लो, और वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। बात समझ में आ गया? जब ये केंद्र है तो केंद्र पर इस, आपने पहले कहा था भैया कि किसी चाप से जो कोण बनता है, यानी कि जो कोण बनता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है। बोले यही तो पढ़े थे आप, यही तो पढ़े हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अब देख लो, चाप मतलब पूरा ही ले लिया, तो केंद्र पे कोण कितना बनता है? 360। बात समझ में आ गया? केंद्र पे कितना कोण बनता है? 360। तो 360 जब बनता है तो अब देख लीजिए 360 है और चाप पूरा ले लो, तो पूरा क्या होता है? परिधि होती है, और पूरा परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। बात समझ में आया? 2 पाई आर होता है, बटे में त्रिज्या क्या होती है? आर है।
आर से आर कट गया, तो इधर देखो 360 डिग्री बराबर 2 पाई बचा। अब इससे इसको काट दो तो इधर क्या हो गया 180 डिग्री, और इधर क्या बचा पाई। चूंकि इस कोण का मात्रक क्या था, रेडियन था, तो बात समझ में आ गया होगा कि 180 डिग्री में क्या होता है, पाई रेडियन होता है। अब बोलो समझ में आ गया ना कि पाई हम क्यों 180 डिग्री में पाई रेडियन कहते हैं, तो उसका रीजन यहाँ पर है। तो उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। अब आगे देख लो कि बाबू जब आप जान गए कि आपका पाई रेडियन में, ठीक है ना, पाई रेडियन में जब 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो ये भी याद रखना। अभी कैसे निकालोगे, तो अब याद रखना, क्योंकि ये पाई के लिए आप यूज करते हो 22/7, यही तो होता है वैल्यू पाई का। तो मीन्स क्या हुआ कि 1/80, ये बटे में पाई आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसी को 180 बटे में 22 गुणे में 7 कर दो और इसको हल करोगे तो 57.27 डिग्री आ जाएगा। तो आप याद रखना, एक रेडियन बराबर, ठीक है ना, एक रेडियन बराबर जो है कि 57.27 डिग्री होता है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गया। अब जो है कि अब जान गए भाई कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, तो एक डिग्री में कितना होगा, तो पाई बटे 180 रेडियन होगा। अब इसको दशमलव में बदलने की कोशिश मत करना, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या हो गया, 22 बटे, अब जो है कि 180 गुणे 7 कितना वैल्यू हो जाएगा, बहुत तगड़ा है, दशमलव में आ जाएगा। आप उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेडियन में हमेशा पाई में वैल्यू दिया रहता है, तो हम इसी से अपना काम चलाते हैं, ठीक है ना। हम कुछ चेंज करना भी सीख लेते हैं कि हम डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए आपको 45 डिग्री है और इसको आपको रेडियन में बताना है कि ये रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री को रेडियन में। तो आप कुछ नहीं करना है, आप ये पूरा लिखना 180 डिग्री में पाई रेडियन, ठीक है ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो अब 45 बताना है, यहाँ पे 45 बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये जो पाई है उसमें इस 45 का गुणा करना और ये जो होता है बट्टे में डाल देना, बात खत्म। तो 45 एकम 45 चौको ये, तो आपका आ गया पाई बाई 4 रेडियन। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ कि भाई अगर वो कह देता कि चलो ऐसा करो कि भाई कुछ और ले लेते हैं, जैसे 60 ले लिया, चलो 60 ले लिया, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये आपका सवाल हो जाए, 60 कितना रेडियन होगा। तो अब तो वही तो जानते हो ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो आपसे 60 पूछा है तो बस 60 का यहाँ गुणा करना होता है और बटे में 180 लिख देना होता है। तो 6 3 18 यानी पाई बाई 3 हो गया। बात समझे। अब ये मत कहना सर जी हमेशा तो कटने वाला ले रहे हो, कोई और भी लो, तो कोई और भी ले लेना भैया, उसमें क्या है, यहाँ 70 ले लो, हम आपको रोक रहे हैं क्या। अब 70 रखो, 70 का गुणा करो, 180 से भाग करो और करो भाग। बात समझ रहे हैं ना। तो आप नियम सीखिए, यहाँ पे डिग्री क्या है डजंट मैटर, वो आप पे निर्भर करेगा। 70 होगा तो 70 लिख के काटिएगा, अगर कटने योग्य दिया है तो ऐसे आराम से काट लोगे। बात समझ रहे हैं ना। वैसे कटने योग्य ही सवाल में आते हैं, ऐसा नहीं देगा कि बस आप काटते रहो, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं दूसरा लेता हूं आपको कि अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपसे कह दिया कि पाई बटे 6 को डिग्री में बदलिए, डिग्री में बदलिए मतलब अंश में बदलिए, आपसे कह दिया जाए कि भैया डिग्री में क्या होगा ये बताइए। तो आप जान गए कि भाई पाई बराबर 180। पहले देखो जिसमें बदलना उसको पहले लिखो। देखो इसको रेडियन में बदलना था, डिग्री दिया है और रेडियन पूछ रहा, तो डिग्री डिग्री एक सीध में पहले कर लो। वहां रेडियन दिया है तो रेडियन रेडियन लिखेंगे, तो पाई रेडियन में 180 होता है, तो पाई बाई 6 में, तो हमने कहा इसका यहाँ गुणा करो, तो पाई अब बाई 6 हो गया और ये भी बाई हो जाता है, तो बाई में ये भी क्या हो गया पाई हो गया। अब पाई से पाई 6 3 18। बात समझ में आ गया।
30 डिग्री हो गया। ये बात समझ गए, क्लियर है ना। अगर वो कह देता π/12 को जो रेडियन है इसको आप डिग्री में बदलो, क्या होगा, तो आप वही लिखते कि पाई में तो भाई 180 होता है, तो π/12 में कितना होगा, तो ये वाला गुणा होता है, तो पाई अब बटे में क्या 12, और ये भी तो बटे में जाएगा पाई, तो पाई से पाई काट दो, अब 12 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से काट दो 15, मतलब ये हो गया 15 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो अब आपका ये जो वृत्तीय मात्रक होते हैं, वृत्तीय जो मात्रक आप अभी सीखे, ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कौन कौन से मात्रक होते हैं और उनमें क्या रिलेशन होते हैं और वो कैसे आप प्राप्त करते हो, बात क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं जो लास्ट का पॉइंट है, ये आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि इसको अब नहीं जानते हैं। जो सेक्सा जो कि जेसिमल, जो सेक्साजेसिमल पद्धति है, इसको आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बस नाम से आप अनभिज्ञ हैं कि अभी यार ये कौन सा नाम आ गया, सेक्साजेसिमल पद्धति, तो आप जानते हैं, इसमें हम कोडों के बारे में ही पढ़ते हैं। चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल पद्धति, बात समझे। और सेक्साजेसिमल पद्धति में हम जो है कोड के बारे में पढ़ते हैं, और कौन सा कोड होता है, जो आपका सम कोड होता है, बात समझे। सम कोड कहते हैं जो 90 डिग्री का होता है, उसको आप सम कोड कहते हैं, बात समझ में आ गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि भैया रिजु कोड, तो जो रिजु कोड होता है, ठीक है ना, रिजु कोड वो होता है 180 डिग्री का होता है, बात समझ में आ गया। और उसके बाद कहते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण आपका कितना होता है 360 डिग्री, या आप कह सकते हैं 2 समकोण, अरे सॉरी 4 समकोण, है ना, 4 समकोण ऐसे भी कह सकते हैं, बात समझ में आ गया। या 2 ऋजुकोण भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 ऋजुकोण होगा नहीं होगा, तो आप 2 ऋजुकोण भी बोल सकते हैं, बात समझ में आ गया। उसके बाद आप पढ़ते हैं कि भाई 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, ठीक है ना, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बात समझ में आ गया। तो ये जो यूनिट होती है, यही आप सेक्साजेसिमल पद्धति में पढ़ते हैं। तो सवाल ये नहीं आएगा कि एक समकोण कितने के बराबर होता है, 2 समकोण कितने के बराबर होता है, या ऋजुकोण किसे कहते हैं, ये सवाल नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा सेक्साजेसिमल पद्धति से संबंधित है, सवाल ये आएगा। अब अगर आप ये नाम सुने हैं तो आप बता देंगे, जवाब दे देंगे, अन्यथा अगर आप नहीं सुने हैं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और आप इस पे अभ्यास भी करिएगा। देखिए, केवल आप एक बार वीडियो देख लिए, ठीक है ना, और आप फिर उसके बाद उस पर कोई वर्क नहीं किया तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लाभ तभी होगा, आप एक बार वीडियो देखिए, फिर उसका मनन करिए, उसके बाद अपना खुद से नोट बनाइए, खुद से नोट बनाएंगे तो समझ में आपको आने लग जाएगा। अगर नोट में प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, फिर वीडियो को देखिए और नोट बनाइए, एक प्रॉपर नोट बनाइए और उसका रिवीजन करिए, कम से कम एक बार हफ्ते में पढ़ लीजिए, फिर ज़्यादा टाइम हो जाए तो आप 15 दिन पे पढ़ लीजिए, फिर महीने पे पढ़ लीजिए। अगर आप ऐसे कई बार पढ़ते हैं तो वो आपका हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है, आपको ऐसा लर्न हो जाएगा कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसे सिस्टम से पढ़िएगा और अपने पढ़ने का जो तरीका है वो बदलिए। देखिए, सफल होने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, लेकिन अलग ढंग से जरूर करता है। जिस काम को आप एक बार करते हो वो 100 बार करता है। जिस काम का आप मतलब जिस नोट का, जिस टॉपिक का आप नोट नहीं बनाते हो या एक नोट बनाते हो, वो कई नोट बना चुका होता है। आप जो है कि किसी के नोट का कॉपी करते हो, वो अपना खुद का नोट बनाता है। तो आप पहले तो डिसिप्लिन में रहना सीख लीजिए,
कि आप अब अपना डिसिप्लिन का अर्थ ये हुआ कि आपने जो भी टाइम आपने पढ़ने का निर्धारित किया है वो उस टाइम पे आपको पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है ना। देखिए जो सफल होते हैं वो आपको कभी राह नहीं दिखाते हैं कि आप ऐसे करोगे तो सफल हो जाओगे। जो असफल होता है ना वही आपको सही राह दिखाता है। मीन्स जो आपके आसपास होंगे उनसे पूछिएगा कि वो क्यों असफल हुए, वो बताएंगे यही कारण था। तो आप उसको दोहराइए मत, जो वो करने से अब बैठ गए हैं आज और आप भी उसी पर चलेंगे तो घर ही बैठ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपना तरीका बदलिए, अपना पहले तो गोल क्लियर कर लीजिए, आपको एक्चुअली में करना क्या है ये क्लियर कर लीजिए। हमेशा गोल बदलोगे आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले अपना गोल सेट कर लो कि आपको एक्चुअली में जाना कहाँ है, किस सेक्टर में जाना है, फिर उसकी ओर एक एक कदम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिए, एक दिन पक्का पहुंच जाएंगे। और यदि आपने हमेशा अपना गोल चेंज किया, कभी पुलिस, कभी बैंक, कभी रेलवे, कभी क्या, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बनाइए, आपको एक्चुअली में क्या करना है, पीसीएस निकालना है, आईएएस निकालना है, आपको जो है कि दरोगा का पोस्ट लेना है, लेखपाल बनना है, ग्रुप डी में जाना है, कहाँ जाना है एक्चुअली में आप पहले डिसाइड कर लो, ठीक है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो उसका सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। आप अंधेरे में तैयारी मत करिए, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। और करिए तो दिल से, मन से और लगातार करिए। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता आपने कर लिया फिर आप बैठिए, फिर उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, अगर सफल होना है तो आप डिसिप्लिन हो जाइए। तो आज के लिए नहीं रखते, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।